हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज मैं बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये वीडियो जो होगा वो सभी प्रश्नों के लिए मतलब सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से अधिकांश शाब्दिक प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों में क्वथनांक से रिलेट करके, द्रव्यनांक से रिलेट करके, आर्द्रता से रिलेट करके, बहुत चीज़ों से रिलेट करके, अवस्थाओं से, पदार्थ की अवस्थाओं से रिलेट करके बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों को बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इसको अगर रटे हुए हैं तो बोलिएगा। समझ करके अधिकतर लोग नहीं बता पाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने इसको बेहतर तरीके से समझा नहीं, हमेशा रटने की कोशिश की है। तो आज मैं इन बातों को बताऊंगा इस वीडियो में। आज बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाना है मुझे, और इसमें वे सभी पॉइंट्स आएंगे। केवल उन्हीं पॉइंट्स को लूंगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण रसायन शास्त्र के अंतर्गत मैं पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रसायन शास्त्र की परिभाषा कि रसायन शास्त्र क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम परिभाषा देखें, पहले इसके शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। प्राचीन समय में मिस्रवासियों द्वारा अलग अलग तरह के पदार्थ बनाए जाते थे। जैसे सिंदूर का निर्माण किया गया उन लोगों के द्वारा, पेंट का निर्माण किया गया, स्याही का निर्माण किया गया। तो इन चीजों का वो निर्माण करते थे, तो उसे वो मतलब कि इस तरह से उस समय केमिस्ट्री का एक वर्ग बना, केमिस्ट्री एक विषय के रूप में बना, क्योंकि उन्होंने नए नए पदार्थों का निर्माण करना शुरू किया, पदार्थों को संयोजित करके, मिला करके, ठीक है। उनके बीच अभिक्रिया होती थी और नए नए पदार्थ बनते थे। तो उस समय तो प्राचीन रूप में अगर हम कहें कि रसायन शास्त्र का जनक कौन होगा, तो प्राचीन रूप में आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह सकते कि हाँ ये रसायन शास्त्र के जनक है। लेकिन आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं लेवोजियर, या कहीं कहीं किताबों में आपको लभांजे भी लिखा हुआ मिलेगा, लेवासिये भी मिलेगा। उनका पूरा नाम था सर एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर, ठीक है। रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री शब्द जो है वह केमिया शब्द से बना है, लैटिन भाषा के केमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। याद रखेंगे, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री शब्द है वह किस शब्द से बना है, तो केमिया शब्द से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। तो हमने रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति देख ली, उसके बाद इसका जनक देख लिया, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम जानते हैं इसकी परिभाषा पर कि रसायन शास्त्र होता क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संरचना, संगठन, गुणधर्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किस किस चीज का अध्ययन करते हैं? संरचना का, संगठन का और गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। तो इसे हम रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, संगठन और गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। संरचना का अर्थ क्या? कि वह कैसे बना हुआ है, उसकी संरचना कैसी है। संगठन का मतलब क्या? कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। संगठन का मतलब कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। गुणधर्म मतलब उसमें क्या क्या गुण है, वह कैसा पदार्थ है, जहरीला है, मीठा है, उसका रंग कैसा है। इन सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं रसायन शास्त्र, ठीक है। अर्थात रसायन शास्त्र के अंतर्गत ही हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री की परिभाषा क्लियर हो चुकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग परिभाषा नोट कर लेंगे। याद रखें कि मैं जो भी बोलता हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करेंगे क्योंकि वे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, ठीक है। अब हम लेते हैं जो पहले हम पदार्थ पर चर्चा करते हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो पदार्थ इंग्लिश में मैटर। पदार्थ क्या होते हैं? तो जिन्हें हम
जो स्थान घेरते हो। पदार्थ की अगर परिभाषा देखें तो जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? तो शरीर के वे इंद्रिया या अंग जो हमें किसी बात की जानकारी देते हैं, जैसे त्वचा स्पर्श की जानकारी देता है, नाक किसी चीज के गंध की जानकारी देता है ना, कान सुनने की अनुभूति प्रदान करता है, आंख देखने की अनुभूति प्रदान करता है, जीभ स्वाद की अनुभूति प्रदान करता है। तो ये सभी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, तो हम जब इनके द्वारा अनुभव कर सकेंगे, ठीक है, भार हो तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे कि हवा पदार्थ है तो हवा दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्थान घेरता है, अब जब बैलून के अंदर फूंकते हैं हवा तो बैलून फूल जाता है, अर्थात उसके अंदर जो जगह था वो किसने ले लिया? वायु ने ले लिया। तो वायु स्थान घेर रहा है, उसमें भार है, वायु में भार होता है, इसकी आगे चर्चा होगी, और उसे हम महसूस कर सकते हैं, अर्थात वह क्या है? पदार्थ है। ईंट पदार्थ होगा? हाँ होगा, उसको वो स्थान भी घेरता है, उसमें भार भी होता है, उसे हम महसूस भी कर सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक, अगर छुएंगे तो स्पर्श होगा। तो हम पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की परिभाषा समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पदार्थ की प्रकृति को समझते हैं। पदार्थ की प्रकृति में सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो कोई भी पदार्थ है। ठीक है, जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई सीमेंट की बनी मूर्ति में एक एक सीमेंट किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कागज हो, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो प्लास्टिक हो या कुछ भी हो, ठीक, वे सभी छोटे छोटे कणों से, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जुड़े होते हैं। सभी कण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि ये कण अनवरत रूप से गतिशील होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये कण अनवरत रूप से क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं, हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, तो पानी भी क्या है? पदार्थ है, वो भी किस चीज से बना होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। तो इन कणों में हमेशा गति होती है, ये कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ये कण हमेशा गतिशील होते हैं, अनवरत रूप से गतिशील होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझिए। तीसरा पॉइंट समझिए कि जब हम ताप के कारण ये कण ज्यादा गतिशील हो जाते हैं, ताप के कारण ये कण अधिक गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम यहां पर ताप देंगे तब क्या होगा कि इन कणों के पास ऊर्जा आ जाएगी, ताप के कारण इन कणों के पास क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी, और ये कण ज्यादा तेजी से इधर उधर करने लगेंगे, मतलब कि इनके बीच जो गति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी गति जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अतः यह धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे, और इतना ज्यादा दूर हटने लगेंगे कि वाष्प बन के धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे और उड़ने लगेंगे। ठीक है, या कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोहा लेते हैं, क्या लेते हैं? एक लोहा, इसको हम गर्म करना शुरू करते हैं, तो इसके जो कण है वे सभी कण क्या होंगे? धीरे धीरे दूर होंगे। ठीक है, और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये और ज्यादा दूर होंगे और पिघल करके, मतलब ये सभी कण पिघल जाएंगे। ठीक है, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से तो द्रव में बदल जाएंगे। और ज्यादा गर्म कर देंगे तब क्या होगा? ये कण इतने ज्यादा दूर होने लगेंगे कि गैस के रूप में उड़ जाएगा ये। ठीक, तो जब हम ताप देते हैं तो पदार्थ के कणों में ऊर्जा आती है, वे सभी कण एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर हटते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट
हो गया। चौथा पॉइंट समझते हैं, इन कणों के बीच ये कण हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। ये सभी कण एक दूसरे को हमेशा अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। ये सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते रहते हैं, ठीक है। तो ये कण इन दोनों कणों को आपस में जब ये खींचते हैं तो बल के द्वारा खींचेंगे, तो इस बल को हम कहते हैं अंतरानुक बल, ठीक है। क्या कहते हैं, अंतरानुक बल, मतलब कि अणु या कणों के बीच एक दूसरे के बीच जो लगने वाले बल है वो क्या है, अंतरानुक बल। और इस चीज से आपको ये बात भी पता हो रहा है कि इन दोनों के बीच खाली स्थान होगा। प्रत्येक कण एकदम सटे हुए नहीं होते हैं, ये कण एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो इनके बीच खाली स्थान होगा ना, तो उस खाली स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं, अंतरानुक स्थान, ठीक है। तो इन कणों के बीच स्थान भी होता है, रिक्त स्थान, ठीक है। तो इस तरह से ये थी पदार्थ की प्रकृति से संबंधित प्रश्न। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरानुक बल क्या है, ठीक है, अंतरानुक स्थान क्या है, तो इससे प्रश्न उठते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आप इन सब चीजों को नोट करिएगा, या अगर पहले से समझ चुके हैं, अगर आपको समझ करके याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की मूल अवस्था होती है 3, ठोस, द्रव और गैस। एक सेकेंड इंक डाल देते हैं। चलिए हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था पर, ठीक है। 2 और अवस्था है, उसको भी मैं समझाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो ठोस, द्रव और गैस, सिंपल है। ठोस क्या होता है, तो ठोस वे पदार्थ या पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो। क्या हो, निश्चित, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अगला द्रव है, तो द्रव की क्या परिभाषा ले लेंगे हम, कि जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो, ठीक है। गैस की परिभाषा क्या ले लेंगे, कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। तो इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए हम लेते हैं एक ईंट, क्या लेते हैं, ईंट। आपको पता है कि ईंट जो है वह कैसा होगा, ठोस, द्रव या गैस। तो चलिए इसके परिभाषा के गुणों को देख करके हम समझते हैं। कहता है आकार और आयतन दोनों निश्चित। पहले आकार आयतन समझिए। आकार क्या होता है, किसी वस्तु का शेप, जो कि वो कैसा दिख रहा है। जैसे ईंट क्या है, घनाभ आकार का है, ठीक है। कोई बॉल देखते हैं वो गोल है, ठीक, तो वो आकार है उसका। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उसको उसका आयतन कहते हैं। जैसे कि ये इतना जगह घेर रहा है ना, इतना जगह तो घेर रहा है, तो ये इसका आयतन है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये ईंट ही है, अब इसको हम ऐसे रख दें फिर भी इतना ही जगह छेकेगा, भले दिशा बदल गई है, ठीक। इसको अगर ऐसे रखते हैं तो ये इतना जगह छेक रहा है ना, इसको ऐसे रखते हैं तो भी इतना ही जगह छेक रहा है, ठीक। तो इसका आयतन क्या होगा, जितना ही जगह छेक रहा है। तो क्या इसका आयतन बदल जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। किसी भी तरह से रख दे इसको हम, तो क्या यह कम जगह घेरेगा, नहीं, उतना ही जगह घेरेगा। भले ही पहले इस तरह से घेर रहा था, ऐसे रख देने से आप इस तरफ से घेरेगा, लेकिन जगह उतना घेरेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि आयतन क्या है इसका, निश्चित। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित है ईंट का, इसलिए यह क्या है, ठोस है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जैसे देखिए कि हम एक इस तरह के बर्तन में पानी रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बर्तन में अगर पानी रखिएगा तो ये क्या है, इस तरह का आकार का पानी है, पानी का आकार भी ऐसा है। लेकिन जैसे हम ऐसे बर्तन में रख देंगे पानी को, तो पानी कैसा हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी मान लेते हैं कि 1 लीटर है,
और यहाँ भी 1 लीटर है, तो यहाँ भी स्थान कितना घेर रहा है 1 लीटर। आयतन कितना यहाँ 1 लीटर। इसको इसमें डाल दिए, यहाँ भी कितना 1 लीटर। आयतन बदलता है नहीं बदल रहा है, आयतन दोनों जगह 1 ही लीटर है, लेकिन आकार देखिए, आकार यहाँ पर कैसा है इस टाइप का, यहाँ पर आकार ऐसा हो गया, तो इसका आकार अनिश्चित है, जबकि आयतन क्या है निश्चित। निश्चित मतलब नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आयतन निश्चित जबकि आकार अनिश्चित होगा, तो वह द्रव होगा जैसे दूध, घी, जल। ठीक है, जल इसका सबसे बेहतर उदाहरण। इसका उदाहरण बर्फ, ईंट, पत्थर। चलिए, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। अब देखिए, किसी गैस को आप इतने छोटे बर्तन में भी रख सकते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका आयतन 5 लीटर है। कितना है? इस बर्तन का आयतन 5 लीटर है, और ये बर्तन चरखूट है, मतलब 4 मतलब कि घनाभ के आकार का है। ठीक, एक और बर्तन लेते हैं जो कि ऐसा है, बेलनाकार। कैसा है? बेलनाकार है, पूरा गोल है इस तरह से। ठीक, और इसका जो आयतन है, ठीक, इसका आयतन है 10 लीटर। अब समझिए बात को कि इसको हम अगर इसमें रख देंगे, ये 5 लीटर गैस है, इस गैस को अगर आप इस 10 लीटर वाले बर्तन में भी रख देंगे, फिर भी पूरा भरा हुआ रहेगा। फिर भी क्या रहेगा? पूरा भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आयतन पहले 5 था, 10 लीटर वाले में रख देते हैं, फिर भी पूरा भर गया, तो वहां आयतन क्या हो गया 10 लीटर। मतलब आयतन भी इसका बदल रहा है, गैस का आयतन भी क्या होता है बदलता रहता है, और आकार भी बदल गया। यहाँ पर देखिए इस आकार का है, यहाँ इस आकार का। तो जब आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, दोनों बदलता रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। जैसे कोई भी गैस, वायु भी एक गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो भी गैस ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले गुणों पर। पहले देखते हैं, हम बारी बारी से देखेंगे सबका। इसके अगले गुण को देखते हैं। आकार, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या होगा ठोस में? कि इसका क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित मतलब कि अधिक होगा, और इसका ठोस से कम होगा, और इसका बहुत कम या न्यून होगा। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। देखिए, कोई ठोस पदार्थ है, ठीक, तो उसको अगर हम क्वथनांक और द्रव्यनांक को आगे मैं परिभाषा के रूप में समझाऊंगा, लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए। क्वथनांक मतलब कि उसको गैस में बदलने के लिए, और गलनांक मतलब उसको गलाने के लिए। मान लेते हैं हम यहाँ लोहा का रड लेते हैं, तो इसको गलाने के लिए मतलब कि गलाने के लिए क्या करना होगा? बहुत ज्यादा ताप देना होगा। ठीक है, इसको गैस में बदलने के लिए और ज्यादा ताप देना होगा, तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जबकि यहाँ हम लेते हैं दूध को गैस में बदलने के लिए क्या करना पड़ रहा है? क्वथनांक क्या है इसका? कम है, ठोस से कम, बहुत कम ताप देना पड़ेगा। या जल मात्र 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगा? यह उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। तो इसको गैस में बदलने के लिए जल को मात्र 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन अगर हम इसको बदलना चाहते हैं गैस में, तो हमको लगभग 2400 से 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए ना। फिर देखते हैं हम यहाँ पर कि गैस का आयतन मतलब कि गैस का जो क्वथनांक और गलनांक होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि गैस तो खुद गैस है। इसको और ज्यादा ताप देंगे तो और दूर दूर पर कम हो जाएगी ना, पहले समझाया जा चुका है। अब देखते हैं आगे। अगला गुण है कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, द्रव को भी नहीं कर सकते हैं। द्रव को भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, जबकि गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, द्रव को संपीड़ित कर सकते हैं। अब देखते हैं, समझते हैं इसको। संपीड़ित करना अर्थात कंप्रेस करना, बड़े जगह में कोई वस्तु है उसको छोटे जगह में रख देना। ठीक है, सिकुड़ा देना, इस तरह समझिए, सिकुड़ा देना। तो क्या आप हम इसमें एग्जांपल लिए ईंट को आप सिकुड़ा करके छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो जो ठोस होगा उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्या द्रव को कर सकते हैं? आप एक गिलास पानी लेते हैं, क्या उसको और छोटे जगह में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो संपीड़ित इसको भी नहीं, द्रव को भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन गैस को मैंने तुरंत बताया था कि इतना बड़ा बर्तन था और उसको इतने बड़े बर्तन में रखेंगे फिर भी पूरा भर जाएगा, और इसी गैस को अगर हम इतने छोटे बर्तन में भी रखेंगे फिर वो क्या होगा? आ जाएगा। मतलब कि अगर 15 लीटर गैस है
उसको हम 5 लीटर के बर्तन में भी पूरी तरह से रखना चाहे तब भी वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, गैस के कण अलग अलग होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं, ठीक है। अगर हम, और ये हमेशा गतिशील होते हैं, सबसे अधिक गतिशील किसके कण होंगे, तो गैस के कण। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके कणों में होगा, तो गैस के कणों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि हमेशा दूर रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये दूर और दूर दूर में हो जाएगा, और इसी को अगर इतने छोटे बर्तन में रखेंगे तो ये नजदीक नजदीक आ जाएगा और आ जाएगा, अट जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको सिकुड़ा दिया, संपीड़ित कर दिया। तो गैस को संपीड़ित कर सकते हैं लेकिन ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। अगला गुण देखिए, तरलता का गुण। तरलता का गुण, तरलता का अर्थ क्या होता है, तरल पदार्थ किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। किस, क्या, बहने की, मतलब कि जो पदार्थ बह सकता है वह तरल है, ठीक है। जो पदार्थ बह सकता है वह तरल है। तो ठोस तरल होगा, ठोस पदार्थ जो होंगे वो बह सकते हैं, नहीं। तो ठोस में तरलता का गुण नहीं होता है, जबकि द्रव में तरलता का गुण होता है, द्रव बहता है, ठीक है। तो द्रव में यह तरलता का गुण होता है, तरल होता है, और गैस भी तरल होता है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को कि गैस और द्रव दोनों ही तरल होते हैं, ठीक है। गैस और द्रव दोनों ही तरल होते हैं, अर्थात दोनों में बहने की प्रवृत्ति होती है। जिसमें बहने की प्रवृत्ति होगी वो तरल होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। तो इन सब तथ्यों से आपने ठोस, द्रव और गैस में की परिभाषा देख लिया, उनमें जो विशेष अंतर थे उसको देख लिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अब हम देखते हैं विसरण, ठीक है। विसरण को समझिए। विसरण को अगर आप समझ लेते हैं तो आपसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। देखिए विसरण क्या होता है। मान लेते हैं कि दो द्रव है, ठीक है, दो तरह के द्रव हम ले रहे हैं, ठीक है। एक में ले रहे हैं हम दूध और एक में ले रहे हैं जल, ठीक है। दोनों के घनत्व में क्या है, अंतर है। दोनों के घनत्व में क्या है, अंतर है। तो घनत्व में, लेकिन फिर भी हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यही हो गया विसरण। परिभाषा समझिए, आगे आपको मतलब और बेहतर समझ में आएगा कि घनत्व में अंतर रहते हुए दो द्रवों का आपस में मिश्रित होना विसरण कहलाता है। गैसों में भी यही बात होती है, द्रवों या गैसों भी कर सकते हैं आप, ठीक है। गैसों में भी यही बात होती है कि दो भिन्न भिन्न रूप से दो गैस होंगे और फिर भी दोनों मिल जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि अगरबत्ती रखी हुई है, ठीक। आप अगरबत्ती को जलाते हैं, अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है उसका घनत्व क्या है, वायु के घनत्व से ज्यादा है। धुआं का घनत्व वायु के घनत्व से ज्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों वायु में, धुआं जो है वह वायु में क्या होता है, एकदम मिल जाता है। इस तरह से मिल जाता है कि दिखता नहीं है। तो दोनों आपस में मिल जाते हैं और सुगंध दूर तक आती है, ठीक है। तो ये जो सुगंध दूर तक गई है वह भी किसके द्वारा, विसरण विधि से। किस विधि से, विसरण विधि से, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले किस विधि से, विसरण विधि से, ठीक है। विसरण विधि पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पौधों में श्वसन किस विधि से होता है, तो वहां भी विसरण विधि से होता है, ठीक है। पौधे के स्टोमाटा में, मतलब जहां पर पौधे भोजन बनाते हैं, वहां पर जब वायुमंडल, मतलब कि जब वहां पर वायु का दाब घट जाता है तो बाहर से वायु जो है अंदर प्रवेश करते हैं पत्तियों में, ठीक है। तो वहां पर पत्तियों में प्रवेश करते हैं वायु, और तब जाकर क्या होता है कि मतलब कि वो भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। तो पौधों में श्वसन या पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, जलीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान सब किस विधि से, विसरण विधि से होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिर से हम। तो इस दोनों के घनत्व में क्या है, अंतर है, लेकिन अगर आप इसको मिला देंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, विसरण कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, लाइन कट गया था लेकिन फिर से आ गया है, तो देखते हैं।
तो आपने विसरण को समझा, विसरण से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते थे उसको मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं वाष्पन को। किसको? वाष्पन। वाष्पन क्या होता है और वाष्पन पर अन्य जैसे आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पन पर, वाष्पन की प्रक्रिया कब तेज होती है, वाष्पन से क्या ठंडक उत्पन्न होता है, आखिर क्यों वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है, इन सब बातों की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।